जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय पथ एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अथर मिर्जा और आप सभी के लिए आज जो हमारा एमसीक्यू का क्लास है वो दूसरा लेक्चर है। जो हमने शेड्यूल बनाया था उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग लेक्चर 1 हमने अपलोड कर दिया है। 4-5 दिन हो गए हैं उसके बाद अब लेक्चर 2 की क्या कर रहे हैं शुरुआत। इसके बाद रेगुलर वीडियोस आपके लिए आएंगे। आज के जो लेक्चर है उसमें हम सेक्शन 1 जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास है उसके अंतर्गत मौर्य काल, सातवाहन काल, कुषाण वंश, गुप्तकालीन इतिहास और स्थानीय राजवंश, इनसे संबंधित सारी जानकारी को एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड। तो पिछला जो वीडियो आपने देखा था बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, इसी तरीके से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे और साथ में अपनी तैयारी को अच्छे से करते जाएंगे। पहला सवाल है हमारा, मौर्य वंश के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला जो कथन है वो कहता है कि मौर्य काल में वर्तमान दंडकारण्य का क्षेत्र आटविक प्रांत के अंतर्गत शामिल था। दूसरा है, आटविक प्रांत की जानकारी अशोक के 11वें शिलालेख से प्राप्त होती है। और तीसरा है, प्रारंभ में राज्य का उत्तरी भाग मौर्य वंश के कलिंग राज्य के अंतर्गत शामिल था। ये 3 कथन है और इस 3 कथन में से कौन से कथन सही है और कौन से कथन गलत है उस हिसाब से आपको ऑप्शन आंसर लगाना है। तो चलिए सवाल पे देखते हैं क्या क्या बोला है भाई। मौर्य काल में वर्तमान दंडकारण्य का क्षेत्र आटविक प्रांत के अंतर्गत शामिल था। बिल्कुल ये जो कथन है ना एकदम सही कथन है। आटविक प्रांत की जानकारी जो है वो मौर्य काल में ये कहा गया है कि विंध्याचल पर्वत का जो दक्षिण का क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आटविक क्षेत्र कहा जाता था, आटविक प्रांत कहलाता था। और उसी के अंतर्गत दंडकारण्य यानी कि वर्तमान बस्तर क्या था, शामिल था। दूसरा कूट कहता है कि आटविक प्रांत की जानकारी अशोक के 11वें शिलालेख से मिलती है। तो ये कथन जो है वो गलत हो जाता है। 11वें शिलालेख से नहीं मिलती, 13वें शिलालेख से इसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। प्रारंभ में राज्य का उत्तरी भाग मौर्य वंश के कलिंग राज्य के अंतर्गत शामिल था। यह भी कथन एकदम गलत है। प्रारंभ में मौर्य वंश के कलिंग राज्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग शामिल नहीं था, बल्कि प्राची प्रांत या प्राची राज्य के अंतर्गत क्या था, शामिल था। आपने अगर मौर्य वंश पढ़ा होगा तो आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौर्य साम्राज्य जो है 4 प्रांतों में विभक्त थे। सबसे पहला उत्तरापथ, दूसरा दक्षिणापथ, तीसरा अवंती और चौथा है प्राची। जैसे ही सम्राट अशोक का दौर आता है 261 बीसी में कलिंग का युद्ध होता है और कलिंग को इस साम्राज्य में क्या कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है यानी कि सरगुजा संभाग वाला क्षेत्र वो पहले से मौर्य साम्राज्य में शामिल था। लेकिन जो दक्षिण का भाग है यानी कि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग, ये अशोक के कलिंग विजय के पश्चात किसमें शामिल हुआ, कलिंग राज्य में शामिल हुआ। यहां पर बोला गया मौर्य वंश के कलिंग राज्य में, वो भी कौन सा भाग, राज्य का उत्तरी भाग। तो उत्तरी भाग कलिंग राज्य में नहीं था, प्राची राज्य के अंतर्गत क्या था, शामिल था। तो तीसरा कथन भी क्या हो गया, गलत। इस हिसाब से सही आंसर हो जाएगा केवल एक कथन आपका क्या है, सही है। तो पहला का उत्तर हो जाएगा आपका क्या, सी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आज सवालों की संख्या मैंने बढ़ाई है और बहुत सारी डिटेल आपको मिलेंगी। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो तो आप ध्यान से सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। सबसे पहला है, प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। अब ये मौर्य वंश के बारे में ही चल रहा है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरा, सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और तीसरा है, अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। आपको बताना है इसमें कौन से कथन सही है और कौन से कथन गलत है। इसका आंसर आपको बताना है। चलिए विचार कर लीजिए भाई कौन कौन से कथन इसमें सही है, कौन से गलत है। चलिए देखते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग यानी कि उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था, इसको तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा तो ये तो सही हो गया। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख की प्राप्ति हुई है, ये भी एकदम बेसिक सा सवाल है। तीसरा, अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि नहीं होती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 सही है। यदि हम थोड़ा सा बात करें किसकी, जोगीमारा गुफा के बारे में, जोगीमारा गुफा, तो ये आपका कहाँ स्थित है, रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। और रामगढ़ की पहाड़ी मतलब कौन से जिले में स्थित है पूछे तो क्या बताओगे, सरगुजा जिले में। यहां से मौर्यकालीन क्या मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। उस अभिलेख की जो लिपि है वो कौन सी है, ब्राह्मी, और भाषा कौन है, पाली। पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में यह अभिलेख लिखा गया है। जोगीमारा गुफा को ध्यान रखेंगे वरुण का मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, वरुण का मंदिर। और इसी के बगल में आपका क्या है, सामने में सीता बेंगरा की गुफा स्थित है जो कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहलाती है। जोगीमारा की गुफा में जो मौर्यकालीन अभिलेख जो मिला है इसमें देवदासी या नर्तकी सुतनुका और
कुमार देवदत्त, इनके प्रेम कथा का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। वहीं सीता बेंगरा गुफा से विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है और उसके ऊपरी हिस्से में भी जो है मौर्यकालीन अभिलेखों की क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। तो ये प्रमुख जानकारी है किससे संबंधित, आपके जोगीमारा सीता बेंगरा की गुफा से संबंधित। अगले सवाल पर चलते हैं। तीसरा नंबर का सवाल है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, कोटाडोल नामक स्थान से मौर्यकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई है। दूसरा कथन कहता है कि ठठारी से 250 मौर्यकालीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और तीसरा, मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुणियों का विहार तुरतुरिया से मिला है। आपको इन सवालों पर क्या करना है, विचार करना है। चलिए देख लीजिए भाई अच्छे से क्या आंसर इसका आना चाहिए। आपने पढ़ लिया तीसरा, अब देखो इसके बारे में समझते हैं कौन सा आंसर सही है। सबसे पहला, कोटाडोल नामक स्थान से मौर्यकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई है, ये तो बिल्कुल सही है भाई, कोटाडोल से प्राप्त हुई है। ठठारी से 250 मौर्यकालीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, ये गलत है। ठठारी से प्राप्त हुए जरूर है, लेकिन 250 नहीं 253 सिक्कों की क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुणियों का विहार तुरतुरिया से मिलता है। तो मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुणियों का एकमात्र विहार जो है वो कहां से मिलता है, तुरतुरिया से। तो तीसरा कथन क्या हो गया, सही हो गया। तो इसका सही आंसर होगा एक और तीन सही है। तो ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाओगे आप, इनमें से कोई नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा क्या, कोटाडोल। तो कोटाडोल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं भाई। कोटाडोल कहाँ है, तो एमसीबी जिले में, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कौन से नदी के तट पर है पूछे तो बताना, बनास व मवई नदी के संगम पर स्थित है कोटाडोल। यहां से क्या मिली है भाई, मौर्यकालीन मूर्तियां मिली है। क्या मिली है, मौर्यकालीन मूर्तियां, इनकी क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। रहा सवाल किसका, मौर्यकालीन चांदी के सिक्के या आहत मुद्राओं की। मौर्यकालीन आहत मुद्राएं, पंचमार्क कॉइन्स। तो आहत मुद्राएं एक मिला है कहां से, अकलतरा से। चांदी के सिक्के है ना सभी के सभी, 259 मिले हैं। एक मिला है कहां से, ठठारी से। ठठारी से 253 मिले हैं। और एक मिला है कहां से, बारवा देवगांव से। कहां से मिला है, बारवा देवगांव। यहां से 15 सिक्के लगभग प्राप्त हुए। अकलतरा जांजगीर चांपा, ठठारी शक्ति, बार शक्ति और देवगांव सारंगढ़, इन जगहों पर स्थित है। इसके अलावा मौर्यकालीन सिक्कों या आहत मुद्राओं की जो सर्वप्रथम खोज है वो 1969 में किया था। किन्होंने किया था, रमेंद्रनाथ मिश्र ने किया था 1969 में खोज। और दो जगह है जिसका नाम है, एक है आरंग और एक है गुजरा गांव। इन जगहों से मौर्यकालीन आहत मुद्राओं की सर्वप्रथम क्या हुई है, खोज हुई है, रमेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा की गई है। साथ में मौर्यकालीन सिक्के अगर पूछे, तारापुर, आरंग, उड़ेला, इन सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो कि कहां है, आपके रायपुर जिले में स्थित है। तो ये हो गया मौर्यकालीन सिक्कों के बारे में। रहा सवाल बौद्ध भिक्षुड़ियों का, तो मौर्यकालीन या पूरे भारत में समझ लो एकमात्र बौद्ध भिक्षुड़ी का विहार तुरतुरिया में प्राप्त हुआ है, जो कि मौर्यकालीन माना जाता है। इसका उत्तर हमने बताया कि नहीं, डी, आंसर डी होगा। चले चौथे सवाल पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर मौर्यकालीन लोहे गलाने के प्रमाण मिले हैं। तो आपको सीधा सीधा इसका आंसर बताना है, जोगीमारा, सीता बेंगरा, सिरपुर या मल्हार। अगर आपने पढ़ा होगा तो देख लीजिए, नहीं पढ़ा हो तो याद रख लीजिएगा। जोगीमारा जो कि सरगुजा जिले में है, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, यहां से मौर्यकालीन लोहे गलाने के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। अगला सवाल है, जोगीमारा गुफा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प को चुनिए। हाल ही में सीजीपीएससी ने कोई एग्जाम लिया था शायद साइंटिफिक ऑफिसर का, उसमें यह सवाल आया था। सीधा सीधा सवाल मैंने यहाँ पे कॉपी किया है वहां से, तो एक बार ध्यान से पढ़िएगा। इसे वरुण का मंदिर भी कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले सवाल में मैंने बताया। नृत्यांगनाओं का विश्राम कक्ष था, किसके बारे में बात चल रही है, जोगीमारा गुफा के बारे में। यह गुफा सीता बेंगरा के निकट स्थित है और सम्राट अशोक के समय के शिलालेख भी यहां से मिले हैं। सभी के सभी कथन क्या है, सही है। तो उपरोक्त में से सभी क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है आपको सॉल्व करना अगर एग्जाम निकालना है तो। नेक्स्ट अगला सवाल है, 6वें नंबर का सवाल है भाई, कि रजो रजो वसुमितस अंकन का सिक्का जो मल्हार से मिलता है किस राजवंश से संबंधित है। आपको बताना है कि रजो रजो वसुमितस अंकन का सिक्का किस राजवंश से संबंधित है। तो आप बताएंगे कि ये शुंग राजवंश से संबंधित है। किससे संबंधित है, शुंग राजवंश। और इसमें एक राजा हुए हैं जिसका नाम क्या है, वसुमित्र। इनका सिक्का मल्हार से प्राप्त हुआ है जिसमें रजो रजो वसुमितस देखने को मिला है। इस सिक्के की खासियत क्या है, घोड़े का क्या है, अंकन है भाई। इसमें घोड़े का अंकन है जिसे क्या कहा जाता है, अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ का क्या माना गया है, चित्रांकन माना गया है। तो अच्छे से याद रखना, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, शुंग वंश से संबंधित शासक वसुमित्र का सिक्का प्राप्त हुआ है कहां से, मल्हार से।
सातवें नंबर का सवाल है, छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? आपको बताना है मल्हार से किस सातवाहन शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। तो एक है वेदश्री, इसकी तो मुहरे मिली है भाई। एक है पुडमा, पुडमा कहने का मतलब पुलवामी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, इसकी नाम से उल्लेख हुआ है। एक है अपीलक, अपीलक के सिक्के भी मिले। नहीं मिला है तो किसका? सिमुक का सिक्का नहीं मिला है। तो ध्यान रखना, सातवाहन कालीन अगर राजा कोई है छत्तीसगढ़ में जिसके सिक्के या मल्हार से नहीं मिले हैं, वो कौन है? आपका सिमुक। अब ध्यान रखिएगा, मल्हार से जो पुलवामी का सिक्का है ना, पुलवामी का, उससे उसका मतलब चांदी का सिक्का मिला है और शीशे का पोटीन सिक्का मिला है। सातवाहन शासकों के द्वारा शीशे के पोटीन सिक्के क्या किए जाते थे? चलाए जाते थे। तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का एक चांदी का सिक्का और शीशे के क्या सिक्के मिले हैं? पोटीन सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों में याद रखिएगा, जो पोटीन सिक्का है इसमें 2 में सातकर्णी का नाम का अंकन है और एक में वेद सीरीस के नाम का क्या है? अंकन है। शीशे के पोटीन सिक्के जो मल्हार से मिले हैं उसमें 2 में सातकर्णी का नाम का अंकन है और एक में वेद सीरीज का नाम का अंकन है। ध्यान रखना। यहां पर एक शासक और दिख रहा है, क्या? अपीलक। क्या दिख रहा है भाई? अपीलक। अपीलक के सिक्के याद रखेंगे कहां से मिले हैं? एक तो मल्हार से मिले हैं। चतुष्कोड़ी तांबे के सिक्के अपीलक के सिक्के मल्हार से मिले और एक चतुष्कोड़ी तांबे का सिक्का सातवाहन कालीन जो कि अपीलक से संबंधित है, ये मिला है कहां से? बालपुर से। बालपुर कहाँ है पूछे तो क्या बताओगे? सक्ती में है। यहां से क्या मिले हैं? अपीलक के सिक्के मिले हैं। वहीं जो वेदश्री लिखा हुआ है यहां पर, तो इसकी मिट्टी की मोहरे मिली है। वेदश्री से संबंधित जानकारी, मिट्टी की मोहरे कहां से मिली है भाई? मल्हार से प्राप्त हुई है। तो मल्हार जो है बहुत बड़ा ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है, साथ में दर्शनीय और धार्मिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो 7वें नंबर के सवाल का जो आंसर होगा डी, इसी के सिक्के जो है कहां से? मल्हार से प्राप्त नहीं हुए हैं। इन सिक्कों के बारे में अच्छे से विचार कर लीजिएगा, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, एक आध सवाल यहां से बन जाता है। अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 8वें नंबर का, किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको किरारी के काष्ठ स्तंभ से संबंधित जानकारी बताना है भाई, ठीक है। पहला कथन बोलता है, इसका सर्वप्रथम अध्ययन लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय ने किया था। सर्वप्रथम अध्ययन जो है लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय ने किया था। दूसरा, इस काष्ठ स्तंभ में सातवाहन शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, महानासिक नामक अधिकारी मुख्य अभियंता कहलाता था। और चौथा, इसकी प्राप्ति वर्ष 1921 में हुई है। तो इसमें से कौन से कथन सही हैं आपको ये बताना है। सबसे पहला, इसका सर्वप्रथम अध्ययन लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय ने किया था, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, इस काष्ठ स्तंभ में सातवाहन शासकों की जानकारी मिलती। ध्यान रखिएगा, सातवाहन शासकों की जानकारी नहीं मिलती, सातवाहन शासन के अधिकारी और कर्मचारियों की जानकारी यहां से मिलती है। तो ये कथन आपका गलत हो गया। तो जिसमें जिसमें 2 होगा वो तो आंसर नहीं होगा, ठीक है, कठिन बना है ऑप्शन यहाँ पे। महानासिक नामक अधिकारी मुख्य अभियंता कहलाता था। महानासिक नामक अधिकारी मुख्य अभियंता कहलाता था। तो महानासिक मुख्य अभियंता नहीं होता था, भोजनालय प्रबंधक कहलाता था, ठीक है। साथ में याद रखना, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसकी प्राप्ति वर्ष 1921 में हुई है, ये कथन एकदम सही है कि इसकी प्राप्ति जो है वर्ष 1921 में हुई है। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 और 4 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक है। इस पे मैं कुछ जानकारी ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि किरारी का काष्ठ स्तंभ, इससे रिलेटेड कुछ चीजें जान लीजिए जो एग्जाम में आपको क्या करे? मदद करे। किरारी के काष्ठ स्तंभ खोज या प्राप्ति कह लो 1921 में। कहाँ हुई है खोज इसकी? तो हीराबंद तालाब से हुई है। हीराबंद तालाब कहाँ? किरारी ग्राम में। किरारी ग्राम कौन से लकड़ी से बना है पूछे बताओगे? कि सरई, इस लकड़ी से बना है। सरी कह लो या साल कह लो, इस लकड़ी से बना है। 9 फीट 4 इंच इसकी क्या है भाई? लंबाई है। इसका अध्ययन जो है, सर्वप्रथम अध्ययन, पीछे नाम लिखा है लक्ष्मी प्रसाद, सर्वप्रथम अध्ययन इसका किया गया है किसके द्वारा? लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय के द्वारा। और बिलासपुर वैभव, बिलासपुर वैभव में ठाकुर प्यारेलाल शुक्ल के द्वारा इसका वहां पे क्या किया गया है? वर्णन किया गया है, ठीक है। वर्तमान में कहां है ये पूछे तो क्या बताओगे?
वर्तमान में महंत घासीदास संग्रहालय, वर्तमान में कहाँ है? महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर, यहां पर क्या है? वर्तमान में इसे संरक्षित किया गया है। दूसरा, यहां पर दिख रहा है आपको महंत घासीदास संग्रहालय, इसकी स्थापना पूछ दे बताना 1875। कौन करवाए थे? तो नांदगांव रियासत के राजा महंत घासीदास और रानी ज्योति देवी के द्वारा स्थापना इसका कराया गया था। ठीक है। और यहाँ पर एक सवाल में दिया है महानासिक करके दिया है, तो महानासिक जो होता था वो क्या होता था? भोजनालय प्रबंधक होता था, और जो कुल पुत्रक होता था वो अभियंता कहलाता था। कुल पुत्रक जो होता था वो क्या कहलाता था? अभियंता कहलाता था। तो इतनी सारी जानकारी किरारी के कास्ट स्तंभ से संबंधित, तो इसको देख लीजिएगा, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 9वां सवाल है, बूढ़ी खार से प्राप्त विष्णु प्रतिमा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, यह प्रतिमा पहली सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। दूसरा, इसका निर्माण प्रभावती व भारद्वाजी नामक महिलाओं ने कराया था। तीसरा, इस प्रतिमा से सातवाहन राजा अपीलक की जानकारी मिलती है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं। ध्यान रखेंगे, इसका जो आंसर होगा पहले देख लेते हैं कि यह प्रतिमा पहली सदी ईसा पूर्व से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यह जो है पहली सदी ईसा पूर्व से संबंधित है और छत्तीसगढ़ में प्राप्त सबसे प्राचीनतम मूर्ति में से एक है, या सबसे प्राचीनतम मूर्ति ही है। इसका निर्माण प्रभावती व भारद्वाजी नामक महिलाओं ने करवाया था, बिल्कुल सही है, इन्होंने ही करवाया था। इस प्रतिमा से सातवाहन राजा अपीलक की जानकारी मिलती है, अपीलक की जानकारी नहीं मिलती, सातवाहन राजा वेदश्री की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? वेदश्री की जानकारी यहां से प्राप्त होती है। तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस सवाल को। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई, 10वें नंबर का सवाल है, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? बोला है क्या सुमेलित नहीं है? चतुष्कोणी तांबे के सिक्के बालपुर से मिले हैं, ठीक है, अपीलक के सिक्के हैं। रज्ञो मघ शिरीष उत्कीर्ण सिक्का मल्हार से मिला है। रोमन कालीन सिक्के चकरबेढ़ा से मिला है। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का सिक्का महानदी घाटी से मिला है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको यह बताना है। तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का जो चांदी का सिक्का है वो कहां से मिला है? मल्हार से मिला है, ना कि महानदी घाटी से। आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं। 11वें नंबर का सवाल है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प को चुनिए। सबसे पहला अभिकथन ये कहता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणा पथ पर आक्रमण हेतु कोसल, महाकांतार और कलिंग के मार्ग को अपनाया था। कारण है, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में विद्यमान व्यापारिक केंद्रों को अधीन करने की समुद्रगुप्त की अभिलाषा थी। ऑप्शन दिया है, दोनों कथन और कारण सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी करता है। कथन और कारण सही है, किंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ए और मतलब कि कथन सही है और कारण क्या है? गलत है, और कथन गलत है, कारण सही है, इसको बताना है आपको। तो सबसे पहले कथन को पढ़िए। समुद्रगुप्त के बारे में इसके विजयों का वर्णन करते हैं कौन? हरिशेन। और हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के 19वें पंक्ति में इसके दक्षिणापथ अभियान की जानकारी मिलती है। तो उस हिसाब से कथन तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और इसने इस मार्ग का अनुसरण किया था, बिल्कुल सही। लेकिन समुद्रगुप्त की अभिलाषा व्यापारिक केंद्रों को जीतना या साम्राज्य विस्तार का नहीं था, उसका अभिलाषा केवल शक्ति प्रदर्शन करने का था, और विश्व विजय का इन्होंने क्या देखा था? स्वप्न देखा था, उसको पूरा करना था। उस हिसाब से कारण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ए सही है और आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ डिटेल्स अगर होगा तो वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँ। चलो आगे बताते हैं, आगे प्रश्न में बात करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्नलिखित गुप्त शासकों का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। निम्न में से कौन से गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है? बानाबरद से किस गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है? कच्छ का, चंद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त का, समुद्रगुप्त का, किसका सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है? तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई किसके बारे में, बानाबरद के बारे में। बानाबरद किस जिले में है पूछे तो क्या बताओगे? दुर्ग जिले में है। संभवतः शिवनाथ और आमनेर के संगम पर स्थित है। शिवनाथ प्लस आमनेर कुछ दूरी पर होता है संगम, वहां पर क्या है? स्थित है। यहाँ पर एक विशेष मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, और उस मंदिर में एक कुंड है, जिस कुंड में स्नान करने से जो है गौ हत्या का पाप मिट जाता है, ऐसा माना जाता है। ध्यान रखना, 20 स्वर्ण सिक्के यहाँ से मिले हैं। गुप्त कालीन कितने सिक्के मिले हैं? 20 स्वर्ण सिक्के मिले हैं, जिसमें से एक जो है किसका है? कांच गुप्त का सिक्का है। कांच गुप्त कह लो या कच्छ गुप्त कह लो या रामगुप्त कह लो। रामगुप्त का ही नाम क्या मिलता है? कांच गुप्त मिलता है। तो एक सोने का सिक्का किसका है भाई? कांच गुप्त का है। ठीक है,
दूसरा याद रखना कि यहां से 7 जो है सोने के सिक्के किसके हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। और एक सिक्का है किसका, समुद्रगुप्त का। एक सिक्का किसका है, समुद्रगुप्त का है, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है कि इतने सारे शासकों के सिक्के, इन 3 प्रमुख शासकों के सिक्के मिले हैं। तो इसमें जिसका नाम नहीं है वो कौन है, स्कंदगुप्त। तो आपका ऑप्शन 12वां का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्कंदगुप्त के सिक्के यहां से प्राप्त नहीं हुए हैं। कितने सिक्के मिले बाना भारत से, तो बताइएगा 20 स्वर्ण सिक्के यहां से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है अगला, निम्न में से कौन से कथन असत्य है। 13वां नंबर का सवाल है, कौन से कथन असत्य है बताना है। सबसे पहला, प्रयाग प्रशस्ति के 19वें पंक्ति में समुद्रगुप्त के कौशल अभियान की जानकारी मिलती है। दूसरा, महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य कहने का मतलब कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य के मयूर शैली का सिक्का आरंग से प्राप्त हुआ है। तीसरा यानी कि ऑप्शन सी, विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का खरसिया से प्राप्त हुआ है। विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। और राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए। इसमें से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है कौन सा कथन आपके असत्य है। देख लीजिए सवाल, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। डी क्या है, असत्य है। क्यों, सर्वाधिक सिक्के इसके विक्रमादित्य के नहीं मिले, महेंद्रादित्य के मिले। किसके मिले हैं, महेंद्रादित्य। और महेंद्रादित्य कह लो या कुमारगुप्त कह लो, क्या कह लो, कुमारगुप्त। इसके टोटल राज्य से लगभग 215 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक सिक्के किसके मिले हैं भाई, विक्रमादित्य के नहीं मिले हैं, महेंद्रादित्य या कुमारगुप्त के सर्वाधिक सिक्के क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब यहां पर एक चीज दिख रहा होगा, प्रयाग प्रशस्ति। तो थोड़ा सा जानकारी आप यहां पर याद रखेंगे किसके बारे में, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। इसके जो लेखक है वो कौन है, हरिशेन। हरिशेन किसके दरबारी थे भाई, समुद्रगुप्त के दरबारी थे। किसके दरबारी थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, चारण कवि थे। कौन, हरिशेन। हरिशेन ने लिखा है, टोटल कितनी पंक्तियां हैं इसमें पूछे तो क्या बताना, 33 पंक्ति है। भाषा पूछे कौन सी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 19वें पंक्ति में, कौन से पंक्ति में, 19वें पंक्ति में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का नाम उस टाइम पे क्या था, कौशल। और बस्तर, बस्तर का नाम क्या था, बस्तर का नाम क्या था, महाकांतार। 19वें पंक्ति में कौशल और महाकांतार, इन क्षेत्रों के राजाओं को, यहां का राजा कौन था, महेंद्र सेन, संभवतः वाकाटक वंश का। और यहां का राजा कौन था, महाकांतार का, व्याघ्रराज। इन दोनों को, नल वंश का राजा था कौन, व्याघ्र, इन दोनों को इसने पराजित किया। पराजित करने के बाद वापस गद्दी पर बैठा दिया। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का अनुसरण इसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में क्या किया था, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का पालन किया था। और इन सभी की जानकारी कहां से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजयों का क्या मिलता है, वर्णन या उल्लेख मिलता है। ठीक है, चले अगला सवाल है, 14 नंबर का सवाल है भाई, इसको आपको याद रखेंगे। 14 नंबर सवाल क्या है, निम्न में से कौन से कथन क्या सही है। सबसे पहला, अमरावती जिले के मोरसी अंचल से भवदत्त का ताम्रपत्र प्राप्त होता है। यहां से नल वंश से संबंधित कुछ जानकारी। इसी ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि इसकी पत्नी का नाम अचाली भट्टारिका था। तीसरा, भवदत्त का ज्येष्ठ पुत्र अर्थपति था। और चौथा, भवदत्त ने रथपति की उपाधि धारण की थी। इसमें से कौन से कथन सही है, आपको इसको बताना है। ठीक है, सबसे पहला जो कहा गया है 14 नंबर का पहला जो कथन है, अमरावती जिले के मोरसी अंचल से भवदत्त वर्मन का ताम्रपत्र प्राप्त होता है, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, इसी ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि इसकी पत्नी का नाम अचाली भट्टारिका था, यह भी कथन एकदम सही है। 14वां का दूसरा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भवदत्त का ज्येष्ठ पुत्र कौन था, अर्थपति भट्टारक था, यह भी कथन एकदम क्या है, सही है। भवदत्त वर्मन का जो बड़ा पुत्र था अर्थपति भट्टारक, और जो छोटा पुत्र था वो कौन था, स्कंद वर्मन था। चौथा, भवदत्त ने रथपति की उपाधि धारण की थी, यह कथन क्या है, गलत है। तो 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी को देख लीजिए। 14 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन सी। ठीक है, 1, 2, 3 भवदत्त ने रथपति की उपाधि धारण नहीं की थी। अब थोड़ा सा जानकारी किसके बारे में बता देता हूं, भवदत्त वर्मन के बारे में याद रखेंगे। कौन से वंश से संबंधित है, नल वंश से संबंधित है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, एक मिलती है कहां से,
रिद्धिपुर ताम्रपत्र से, एक मिलता है कहां से, पोढ़ागढ़ शिलालेख से। ठीक है, और इसने क्या किया था, नंदीवर्धन से क्या जारी किया था, ताम्रपत्र जारी किया था, और वाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन पर कब्जा करके वहां से इसने ताम्रपत्र जारी किया था। इसकी पत्नी का नाम अचाली भट्टारिका है, जो कि यहीं से मोरसी अंचल से जो ताम्रपत्र मिला है वहां से क्या मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। किसके बारे में, भौदत्त वर्मन। भौदत्त वर्मन ने किसे हराया था पूछे तो बताना, वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को इसने क्या किया था, पराजित किया हुआ था। और इसकी उपाधि एक महाराजा और एक भट्टारक, ये दो प्रमुख उपाधि थी किसकी, भौदत्त वर्मन की। तो ये जानकारी याद रखना, नल वंश से संबंधित शासक है भौदत्त वर्मन। भौदत्त वर्मन का एक सिक्का मिला है कहां से, एडेंगा से, कोंडागांव जिले के एडेंगा नामक ग्राम से एक सोने का सिक्का मिला है जिसमें भौदत्त, श्री भौदत्त राजस्व का क्या है, अंकन है। चले यहां पर फिर से मैं बताना चाहूंगा भाई कि जो हमारा तड़फड़ छत्तीसगढ़ वाला बैच है वो लगभग कंप्लीट होने जा रहा है, तो आप ऑनलाइन परचेस यहां से कर सकते हैं। 999 में आपको पूरा छत्तीसगढ़ डिटेल के साथ मिल जाएगा। अब आते हैं प्रश्न पर, 15 नंबर का सवाल, उचित संबंध जोड़िए। एक तरफ दिया हुआ है राजा और एक तरफ दिया हुआ है क्या, वंश। तो कौन से राजा कौन से वंश के हैं, चलिए सीधे सीधे मैं बता देता हूं। कौन है भाई, नरेंद्र सेन की बात चल रही है। नरेंद्र सेन नाम का कोई शासक नहीं है भाई, नरेंद्र सेन को हटा दो, नरेंद्र बस को याद रखो। नरेंद्र जो है वो शरभपुरी वंश से संबंधित क्या है, शासक है। अर्थपति भट्टारक आपके नल वंश से संबंधित शासक है। विलास तुंग भी नल वंश से संबंधित शासक है। और शरभ राज जो है वो आपके सरभपुरी वंश से संबंधित शासक है। मतलब ये जो सवाल है ना, ये सवाल का फ्रेमिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, बस यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, जितना बताया हूं उसको उसी में से मिला लीजिएगा। नरेंद्र जो है वो सरभपुरी वंश का शासक है, शरभ राज का पुत्र था ये। अर्धपति भट्टारक नल वंश, विलास तुंग नल वंश, और शरभ राज भी सरभपुरी वंश का क्या माना जाता है, संस्थापक। तो इसका कोई आंसर नहीं होगा, फ्रेमिंग इसका गलत है थोड़ा सा। चलिए 16 नंबर का सवाल है, कुषाणकालीन सिक्कों की प्राप्ति निम्न स्थान से हुए है। आपको बताना है किन किन स्थानों से कुषाणकालीन सिक्कों की प्राप्ति हुई है। पहला तेलीकोटा, दूसरा कोरबा, तीसरा बिलासपुर, चौथा दुर्ग। बताइए कौन कौन से जगहों से कुषाणकालीन सिक्कों की क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। अगर कुषाणकालीन सिक्कों की बात की जाए तो एक है तेलीकोटा, दूसरा है कोरबा और तीसरा है बिलासपुर। इन तीन जगहों से इन सिक्कों की प्राप्ति हुई है। आंसर हो जाएगा आपका बी, 1, 2 और 3। दुर्ग से कुषाणकालीन सिक्कों की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें और जानकारी रखिएगा। झाझापुरी कहाँ है, बिलासपुर में है। बिलासपुर के झाझापुरी से 15 तांबे के सिक्के मिले हैं। कितने सिक्के, 15। और ये किसके हैं, कुषाण शासक कनिष्क के हैं और किसके हैं, हुइस्क के हैं। कुषाण शासक कनिष्क और हुइस्क के सिक्के हैं। वहीं बिलासपुर से एक तांबे का सिक्का मिला है, बिलासपुर से एक। और तेलीकोटा कहाँ है पूछे तो बताना, तेलीकोटा है रायगढ़ के खरसिया से। यहां से भी कुषाण शासकों के क्या मिले हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 17 नंबर का सवाल है, एडिंगा से प्राप्त मुद्राओं पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए कोंडागांव जिले के एडिंगा से नलवंशीय शासकों के क्या मिले हैं, सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं। अब उसमें कौन सा गलत है आपको इसको बताना है। जैसे कि यहां 32 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है, ये कथन एकदम सही है, बिल्कुल 32 सिक्के यहां से क्या हुए, प्राप्त हुए। वराह राज की 29 स्वर्ण मुद्राएं तथा अर्थपति भट्टारक की 2 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई, ये भी एकदम सही कथन है। तीसरा, यहां से प्राप्त कुछ मुद्राओं में श्री भौदत्त राजस्व उत्कीर्ण है। ठीक है, ये भी देखा जाए तो एकदम सही कथन है। और एडिंगा ग्राम कोंडागांव जिले के माकड़ी तहसील में स्थित है। तो जो ऑप्शन डी है ना, यही आपका गलत है। माकड़ी तहसील में नहीं है, ये केशकाल तहसील में है। कौन से तहसील में है, केशकाल। अब यहां पर जो 32 सिक्के मिले हैं उन सिक्कों को जान लो। ये 32 सिक्कों में से 29 सिक्के किसके हैं, वराहराज के हैं। वराहराज को नल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और बस्तर क्षेत्र से सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा है कौन, वराहराज। तो वराहराज के 29 सिक्के जिसमें श्री वराह राजस्व का क्या है, उत्कीर्ण है या अंकन है। दूसरा याद रखना, 2 सिक्के यहां से मिले हैं अर्थपति भट्टारक के। कहां से मिले हैं, मतलब एडिंगा से 2 सिक्के किसके मिले, अर्थपति भट्टारक। और एक सिक्का मिला है किसका, भौदत्त वर्मन का। किसका मिला है, भौदत्त
वर्मन। ध्यान रखेंगे कि जो वराहराज के सिक्के हैं उसमें श्री वराह राजस्य का अंकन है, अर्थपति भट्टारक के सिक्के में अर्थपति राजस्य का अंकन है और भवदत्त श्री भवदत्त राजस्य का अंकन है। इन सिक्कों में नंदी की आकृति का अंकन है। किसकी आकृति बनी हुई है? नंदी। अब यहां से नंदी की आकृति है तो यहां से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये शैव धर्मावलंबी रहे होंगे और थे भी, शुरुआती राजा जो थे शैव धर्मावलंबी थे। साथ में इन सिक्कों का सर्वेक्षण कह लो या खोज कह लो किसने किया है? तो डॉक्टर वासुदेव मिराशी ने किया है। किन्होंने किया है? डॉक्टर वासुदेव मिराशी ने इन सिक्कों की क्या की है? खोज की है। और वर्तमान में ये सिक्के जो है नागपुर के संग्रहालय में संरक्षित रखे गए हैं जो एडिंगा से प्राप्त हुए हैं। चले अगले सवाल पे चलते हैं। 18 नंबर का सवाल है, भवदत्त वर्मन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। भवदत्त वर्मन बहुत प्रसिद्ध शासक है कहाँ के? नल वंश के, इसलिए उससे संबंधित मैंने सवाल यहाँ पर बनाया हुआ है। कौन सा गलत है आप बताइएगा। इसके बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत रिद्धिपुर ताम्रपत्र और पोढ़ागढ़ शिलालेख है। दूसरा, इसने नंदीवर्धन से ताम्रपत्र जारी किया था। तीसरा, एडिंगा से इसके 2 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। और चौथा, इसके शासनकाल को नल वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। पीछे डिटेल मैंने बताया, यहां पर देखिए भवदत्त वर्मन का कितना सिक्का मिला है? 1 सिक्का मिला है। तो यहां पर हमको मिल गया कौन सा हमारा सही आंसर है? एडिंगा से इसके 2 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई, यही गलत है, 2 नहीं 1 स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई। साथ में याद रखना इसके शासनकाल को नल वंश का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। चलिए 19वें नंबर का सवाल देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन कहता है, पोढ़ागढ़ शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है कि नलों में सबसे विस्तृत साम्राज्य स्कंद वर्मन का था। दूसरा कथन है, स्कंद वर्मन ने पोढ़ागढ़ और बीजापुर में विष्णु मंदिर बनवाया था। तीसरा कथन है, स्तंभराज का पुत्र नंदराज ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। और चौथा कथन है, वेंजी, वेंजी नहीं है वेंगी है, ये इसको अच्छे से याद रखना, वेंगी के चालुक्य या पूर्वी के चालुक्य, कीर्तिवर्मन प्रथम ने नंदराज के काल में नलों पर आक्रमण किया था। अब इसमें से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है, नल वंश से संबंधित चीजें हैं। सबसे पहला यहां पर दिख रहा होगा पोढ़ागढ़ शिलालेख। पोढ़ागढ़ शिलालेख नलों का पहला ऐसा शिलालेख है जिसमें स्कंद वर्मन और उससे पहले के सभी शासकों की क्या मिलती है? जानकारी प्राप्त होती है। पोढ़ागढ़ शिलालेख में ही कहा गया है कि विजयी थे, विजयी है और विजयी रहेंगे। इस वाक्य से इस शिलालेख की क्या होती है? शुरुआत होती है। पोढ़ागढ़ शिलालेख में ही बताया गया है कि स्कंद वर्मन का साम्राज्य सबसे विस्तृत था और स्कंद वर्मन ने जो है वाकाटक शासक देवसेन को क्या किया? पराजित किया और पराजित करके उससे सीमा संबंधी समझौता किया था। और उसके बाद वाकाटक और आपके नल, इन दोनों के बीच के जो झगड़े थे वो क्या हो गए? समाप्त हो गए। पोढ़ागढ़ शिलालेख में ही बताया गया है कि स्कंद वर्मन अपने पूर्वजों के अनुरूपों का पालन नहीं करता और शैव धर्म को छोड़कर वैष्णव धर्म को अपना लेता है। साथ में इसने क्या किया था? पोढ़ागढ़ और बीजापुर नामक स्थान पर विष्णु मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो नलों का शैव से वैष्णव होना या स्कंद वर्मन का शैव से वैष्णव होना पोढ़ागढ़ शिलालेख से क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो ये दोनों कथन क्या हो गए? एकदम सही हो गए भाई। तीसरा, स्तंभराज का पुत्र नंदराज ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। तीसरा जो कथन है आधा सही है आधा गलत है। स्तंभराज का पुत्र नहीं था, भाई था। स्कंद वर्मन के 2 पुत्र थे, एक स्तंभराज और एक कौन था? नंदराज। ठीक है, तो नंदराज जो था वो स्तंभराज का भाई था, पुत्र नहीं था। लेकिन जो आगे का कथन है कि नालंदा विश्वविद्यालय से नंदराज ने शिक्षा प्राप्ति की थी, ये कथन बिल्कुल सही है। तो देखा जाए तो नियम से ये गलत हो जाएगा। यहां चौथा कथन है, वेंगी के चालुक्य, जिसे पूर्वी के चालुक्य भी कहा जाता है, कीर्तिवर्मन प्रथम ने नंदराज के काल में नलों पर आक्रमण किया था। यह भी कथन एकदम क्या है? सही है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1, 2 और 4। ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। 20वें नंबर का सवाल है, किस नल शासक ने केसलक नामक ग्राम ब्राह्मण दुर्गार्य, रविरार्य और रविदत्तार्य, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? रवि दत्तार्य को दान दिया था। नल वंश में कौन से शासक हुए हैं जिसने इन तीनों ब्राह्मणों को ग्राम दान दिया था? तो आप बताएंगे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक ने क्या किया था भाई? दान दिया था किसको? केसलक नामक ग्राम इन तीनों ब्राह्मणों को। अर्थपति भट्टारक जो था, ध्यान रखेंगे, वो भवदत्त का बड़ा पुत्र था। भवदत्त वर्मन का क्या था? पुत्र था। इसने जो है बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, जिसमें से एक उपाधि है आपका क्या? भट्टारक, जो कि साउथ इंडियन या दक्षिण के शासकों के द्वारा धारण किया जाता है। महाराजा की उपाधि इसने धारण की थी, सृष्टिराज वैभव,
त्रिपताका ध्वजा की उपाधि इसने धारण की थी। और अर्थपति भट्टारक जो है पृथ्वीसेन द्वितीय जो कि वाकाटक शासक था उसके द्वारा पराजित हुआ था। और अर्थपति भट्टारक ने ही नलों की जो राजधानी थी, पहले कहां थी पुष्करी, पुष्करी से कहां ट्रांसफर, सॉरी पहले कहां थी कोरापुट, और कोरापुट से कहां ट्रांसफर किया था पुष्करी, यानी कि भोपालपट्टनम क्षेत्र में इसने स्थानांतरित किया था। अगले सवाल पर चलते हैं। 21वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सबसे पहला, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया था। दूसरा, वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम था। तीसरा, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। इन तीन कथनों में से आपको बताना है कौन सा आंसर आपका सही है। अगर हम बात करें इस पे पहले कथन पे कि सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, तो बिल्कुल सही कथन है कि जो वाकाटक वंश का शासक था, वास्तविक संस्थापक जो कहलाता है वो कौन? राजा प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम जो है सातवाहन शासकों के यहाँ मांडलिक था, सेनापति था, प्रधान सेनापति था, जिसने बाद में सातवाहनों की पतन का क्या किया भाई? फायदा उठाया और एक नए राजवंश वाकाटक वंश की स्थापना कर ली। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा, वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम, ये भी कथन एकदम सही है। और विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, ये गलत है, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पिता था। तीसरा कथन क्या है? गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। अब यहां पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में? वाकाटक वंश के बारे में, ताकि हमें क्लियर हो जाए कुछ अधिकांश जानकारी इससे कि वाकाटक वंश कौन। अगर देखा जाए पहले शासक इसके जो मिलते हैं वो मिलते हैं विंध्य शक्ति। कौन मिलते हैं? विंध्य शक्ति। इसके बाद से याद रखिएगा इसके शासकों का क्रम है प्ररु, प्रीरु, प्रन और प्रिदेह। यहां से आपको याद करना है इसके शासकों का क्रम। सबसे पहले विंध्य शक्ति, यहां से हो जाएगा कौन? प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम, रुद्रसेन सेकंड, प्रवरसेन सेकंड, फिर नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन सेकंड, देवसेन और हरिसेन। ये आपके सभी वाकाटक वंश के राजाओं की क्या है? वंशावली है, क्रम है। इस सीक्वेंस में याद रख सकते हैं आप। अगर देखा जाए प्रवरसेन प्रथम, ये क्या था? वास्तविक संस्थापक था। इसके बारे में जान लेना अच्छे से भाई। इस वंश का, वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक, इसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? सम्राट की। साथ ही साथ याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर अधिकार जो किया था, छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर अधिकार वो किसने किया था? प्रवरसेन प्रथम ने ही किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम देखें किसके बारे में, यहां पर कुछ शासक है जैसे कि रुद्रसेन प्रथम है, तो पृथ्वीसेन, हाँ रुद्रसेन प्रथम, इसका जो नाम मिलता है ना वो क्या मिलता है? महेंद्र सेन मिलता है। क्या मिलता है? महेंद्र सेन। ये इसका नाम मिलता है किसका? रुद्रसेन प्रथम का। और जो समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान जिस कोसल के राजा महेंद्र को हराया था वो कौन था? संभवतः रुद्रसेन प्रथम ही था। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो पृथ्वीसेन प्रथम है, पृथ्वीसेन प्रथम, इसने अपनी राजधानी बनाई थी किसको? नंदीवर्धन को। नंदीवर्धन जो आपके नागपुर वाला क्षेत्र है, इसको क्या बनाया? राजधानी बनाया। इनकी जो प्रमुख राजधानी थी वाकाटकों की वो नंदीवर्धन तो थी ही, इसके अलावा इससे पहले जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी? पुरिका थी। पुरिका के बाद जो है राजधानी क्या बना? नंदीवर्धन बना। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर आइए किसमें? रुद्रसेन सेकंड पे। रुद्रसेन सेकंड का चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से क्या होता है? विवाह होता है। और फिर उसके बाद आते हैं कौन? प्रवरसेन सेकंड। प्रवरसेन सेकंड के दरबार में कौन आया था भाई? कालिदास आया था। ध्यान रखना अच्छे से, प्रवरसेन सेकंड के दरबार में कौन आया था? कालिदास आया था। प्रवरसेन सेकंड का ही दूसरा नाम क्या मिलता है? दामोदर सेन मिलता है। क्या मिलता है? दामोदर सेन। और इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है सेतु बंध किताब। ये बहुत फेमस किताब है, इसको याद रखना। सेतु बंध किताब किसने लिखा है? तो प्रवरसेन द्वितीय ने लिखा है। और दुर्ग के मोहल्ला ग्राम से एक ताम्रपत्र मिला है, वो भी किसका है? प्रवरसेन सेकंड का है। नरेंद्र सेन के बारे में देखा जाए तो यहां से लड़ाई शुरू हो जाती है किसकी किसकी? नलों की और वाकाटकों की। तो नरेंद्र सेन जो है हारा था किससे? भवदत्त वर्मन से। भवदत्त से पराजित कौन हुआ था? नरेंद्र सेन। फिर आता है कौन? पृथ्वीसेन सेकंड। ये हराया था किसको? अर्थपति को हराया। कौन हराया भाई? पृथ्वीसेन सेकंड। फिर आता है देवसेन। देवसेन जो था नल वंश
के जो द्वितीय संस्थापक थे जिसका नाम क्या है, स्कंद वर्मन, इस स्कंद वर्मन का क्या माना जाता है, समकालीन, और इसी से क्या हुआ था, संधि। हरिसेन जो था वाकाटकों की एक अन्य शाखा थी, वत्सगुल्म शाखा, इस वत्सगुल्म शाखा का वाकाटक शासक था कौन, हरिसेन। इतनी सारी जानकारी है किससे रिलेटेड, वाकाटक वंश से संबंधित। चले आगे चलते हैं, अगला सवाल है, किस संस्कृत कवि ने अपनी कृति में अमरकंटक पर्वत को आम्रकूट के नाम से संबोधित किया था? तो इसका सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा क्या, कालिदास। कालिदास ने ही अमरकंटक को आम्रकूट के नाम से क्या किया है, संबोधित किया है। 23वें नंबर का सवाल है, वाकाटक वंश के बारे में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए कहता है वाकाटक वंश छत्तीसगढ़ क्षेत्र में गुप्तों की अधीनता में शासन करते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। वाकाटक और गुप्तों की पहले क्या हुई, लड़ाइयाँ हुई, बाद में समझ में आया वाकाटकों को कि ये तो बड़े आदमी हैं, बड़े लोग हैं, हम इनसे नहीं लड़ सकते, तो हमें इनकी अधीनता में क्या करना चाहिए, शासन करना चाहिए। तो वाकाटकों ने गुप्तों की अधीनता में क्या किया, शासन किया। इसका जो प्रमाण मिलता है कि वाकाटकों ने अपने अभिलेखों में स्वयं को महाराज और गुप्तों को महाराजा धीराज से क्या किया है, संबोधित किया है। दूसरा कथन है कि प्रवर सेन द्वितीय का एक ताम्रपत्र दुर्ग के मोहल्ला ग्राम से प्राप्त हुआ है। यह भी कथन बिल्कुल सही है, दुर्ग के मोहल्ला ग्राम से प्राप्त हुआ है। प्रवर सेन द्वितीय का अन्य नाम दामोदर सेन भी है। पीछे मैंने शायद कहीं पे बताया है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रवर सेन द्वितीय का दूसरा नाम क्या है, दामोदर सेन है। कहीं पे है क्या, दामोदर सेन मैंने कहीं और बता दिया क्या, नहीं, यहीं पे प्रवर सेन द्वितीय का दूसरा नाम क्या है, दामोदर सेन है। ठीक है, तो तीसरा कथन भी क्या हो गया, सही। रुद्रसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक किताब लिखी। रुद्रसेन ने नहीं लिखी, प्रवर सेन द्वितीय ने लिखी है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये असत्य कथन है। नेक्स्ट है 24वें नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। जैसे कि यहां पर देखिए, महेंद्र सेन, महेंद्र सेन मतलब रुद्रसेन प्रथम समुद्रगुप्त द्वारा पराजित शासक है भाई, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जानकारी मिलती है। फिर है आपका क्या, रुद्रसेन, रुद्रसेन सेकंड, यानी कि द्वितीय यहां पर लिखा हुआ है। प्रभावती से क्या किया, विवाह किया, ये भी ये एकदम सही है। नरेंद्र सेन भौदत्त वर्मन द्वारा पराजित, नरेंद्र सेन जो है वो भौदत्त वर्मन से क्या होता है, हारता है। और पृथ्वी सेन, पृथ्वी सेन जो है अर्थपति भट्टारक से हारा नहीं था, बल्कि अर्थपति भट्टारक को हराया था। तो ये कथन एकदम क्या हो जाता है, सही। यहां पर थोड़ा सा मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूंगा जिससे आप याद कर लीजिएगा। मरुप्रन प्री, ये हो गया, और यहां से याद रखना स प्रकाभ, सप्रकाभ, और भ वत्स। यहां से म से आएगा क्या, महेंद्र सेन, और स से आएगा क्या, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने हराया किसको, महेंद्र सेन को। यहां से आएगा रू से क्या आएगा, रुद्र सेन सेकंड, रुद्र सेन सेकंड याद रखिएगा। प्रभावती से विवाह। फिर आता है क्या आपका, प्रवर सेन सेकंड। प्रवर सेन सेकंड के दरबार में कौन आया था, कालिदास आया था। फिर याद रखिएगा नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन जो है भवदत्त वर्मन से, भवदत्त से हारा था। ठीक है, फिर है याद रखना पृथ्वी सेन सेकंड, पृथ्वी सेन सेकंड भट्टारक, भ से क्या आएगा, भट्टारक, भट्टारक मतलब क्या, अर्थपति भट्टारक को हराया। किसने हराया, पृथ्वी सेन सेकंड ने। और हा से आएगा क्या, हरिसेन, हरिसेन जो था वत्सगुल्म शाखा का वाकाटक नरेश था। यहां से याद कर लीजिएगा चीजों को। चलिए, अच्छा लगता है वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हम उन तक पहुंच पाए। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो, देखो टॉपिक वाइज तो ये चलता ही रहेगा, साथ में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगर आपको एक्स्ट्रा डिटेल नहीं चाहिए, सीधा प्रश्न नहीं चाहिए, तो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इतना डिटेल मत बताइए, हम नहीं बताएंगे डिटेल आपको भाई, सीधा सीधा प्रश्न को उत्तर बताते चलेंगे। अगला सवाल 25वें नंबर का, राजर्षि तुल्य कुल वंश के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन कहता है कि इस वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र है, पहला कथन। दूसरा, इस ताम्रपत्र की जानकारी एपिग्राफिया इंडिका से भी प्राप्त होती है। तीसरा कथन, यह ताम्रपत्र संभवतः सुवर्ण नदी से जारी किया गया है। और चौथा, इस ताम्रपत्र में भीमसेन प्रथम के द्वारा भूमिदान का उल्लेख मिलता है। अब इसमें से कौन से कथन आपके सही हैं आपको बताना है। सबसे पहला कथन अगर हम देखें कि इस वंश की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र है, जो कि एकमात्र स्रोत है। इस ताम्रपत्र की जानकारी एपिग्राफिया इंडिका से भी प्राप्त होती है, इसमें इसको दर्ज कराया गया। यह ताम्रपत्र संभवतः सुवर्ण नदी से जारी किया गया। सुवर्ण नदी मतलब कुछ विद्वान इसे सोन नदी कहते हैं, कुछ विद्वान इसे स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं, कुछ विद्वान ये शक्ति के आसपास एक सोन नदी बहती है उसे कहते हैं। तो वास्तव में अमरकंटक के निकट जो सोन नदी है उसी को ही यहाँ अधिकांश लोगों ने मत माना है। तो ये कथन तो एकदम क्या होगा, सही होगा। तो पहला कथन सही है,
दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन सही है। इस ताम्रपत्र में भीमसेन प्रथम के द्वारा भूमि दान का उल्लेख मिलता है, तो ध्यान रखिएगा भीमसेन प्रथम के द्वारा नहीं है, भीमसेन द्वितीय के द्वारा भूमि दान का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। उस हिसाब से चौथा कथन क्या हो जाएगा, गलत। चौथा ऑप्शन गलत हुआ, मतलब ये 3 ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत। और ये एकदम कॉमन सा सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। चलिए थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं किसके बारे में, आपके आरंग ताम्रपत्र के बारे में। आरंग ताम्रपत्र, सबसे पहले इसमें जो संवत का प्रयोग हुआ है वो कौन सा संवत है, यानी कि कौन सा कैलेंडर है, गुप्त संवत। संभवतः 288 के आसपास याद आ रहा है, सॉरी 288 नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं, 282 है, सॉरी। गुप्त संवत 282 या 182, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। इसकी जारी जो हुआ था कहां से हुआ था, स्वर्ण रेखा नदी कह लो, सॉरी सुवर्ण नदी, जारी कहां से हुआ था, सुवर्ण नदी से, अमरकंटक उसी के आसपास। और प्राप्ति कहां से हुआ है, प्राप्ति हुआ है कहां से, आरंग से, यहां से प्राप्ति हुआ है, ठीक है। आरंग ताम्रपत्र में जो संबंध है वो किसका है, भीमसेन द्वितीय का। और इसी भीमसेन द्वितीय ने अपने से पूर्व सभी राजाओं की क्या की है, जानकारी दी है। और इस ताम्रपत्र के अनुसार इस वंश का अंतिम शासक कौन था, भीमसेन, भीमसेन द्वितीय। तो भीमसेन द्वितीय के पहले के जो शासक थे SDVBDB, ये है भीमसेन द्वितीय। जो सबसे पहला शासक था वो कौन था, सूरा, कौन था, सूरा, ठीक है। फिर है दायित प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दायित द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। इस प्रकार से इनके शासकों का क्या है, यहाँ पे क्रम है जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। भीमसेन द्वितीय ने बताया कि इसने जो है दोंडा, कौन सा जगह है भाई, दोंडा के भट्टपालिका ग्राम के ब्राह्मण, उन ब्राह्मण का नाम क्या है, हरि स्वामी और बप्प स्वामी, इनको क्या किया था, भूमि दान दिया हुआ था। बोंडा के, ये दोंडा नहीं है जी, बोंडा ही है, बोंडा के भट्टपालिका ग्राम के ब्राह्मण हरि स्वामी और बप्प स्वामी को क्या किया था, भूमि दान दिया हुआ था। साथ में याद रखिएगा कि भीमसेन द्वितीय ने सिरपुर पर, सिरपुर का शासक कौन था, सुदेवराज था, उस पर आक्रमण किया है, इसकी भी जानकारी यहां से मिलती है। नेक्स्ट, निम्न राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। सबसे पहला है राजर्षि तुल्य कुलवंश, अगर इनके शासन काल को देखें तो 4वीं से 6वीं सदी। सरबपुरी वंश 5वीं 6वीं सदी में इन्होंने शासन किया। नलवंश जो है 5वीं से लेकर 11वीं सदी तक इन्होंने क्या किया है, शासन किया है, 12वीं सदी तक। चक्रकोट का नागवंश 11वीं सदी में इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। तो इस क्रम में अगर देखा जाए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो जमा लीजिए भाई, सही उत्तर होगा बी, 1 3, नलवंश पहले आएगा फिर सरबपुरी वंश आएगा, 1 3 2 और 4, ठीक है, 1 3 2 और 4, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी। अब सरबपुरी वंश जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि सबसे पहली जो राजधानी थी वो सरबपुर ही थी, जो कि सरबराज, जो कि संस्थापक था इस वंश का, उसने इसको बसाया था और उसी के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया। उसके बाद जो जो राजधानियां बनी है ना, उसके बारे में हमें विचार करना है, जैसे कि प्रवरपुर, सरबपुर, सिरपुर, प्रसन्नपुर, इनमें से कौन सी राजधानी थी। सबसे पहली राजधानी जो थी सरबपुर, लगभग सारंगढ़ कई लोग कहते हैं और कई लोग संबलपुर उड़ीसा वाले मानते हैं कि वही सरबपुर था। सिरपुर बाद में राजधानी बना, ठीक है, सिरपुर बना है आपका प्रवर राज प्रथम के काल में, प्रवर राज ही तो है, ठीक। और प्रसन्नपुर जो बना है, प्रसन्न मात्र ने इसे क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाई थी। तो 2 3 और 4 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 3 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सरबपुरी वंश के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरबपुरी वंश से रिलेटेड सवाल है, आपको ध्यान देना है। सबसे पहला सवाल क्या है, इनका राजधर्म वैष्णव था। दूसरा, यह स्वयं को अमरार्य कुल के शासक निरूपित करते थे। तीसरा, इनके ताम्रपत्रों पर चित्र का अंकन नहीं होता था। और चौथा, इनकी मुद्राओं में गजलक्ष्मी का अंकन होता था।
इनमें से कौन से कथन सही हैं आपको विचार करना है। तो सबसे पहला, इनका जो राजधर्म था वो वैष्णव था, बिल्कुल सही है। ये स्वयं को आर्य अमरार्य कुल के निरूपित करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। इनके ताम्रपत्रों पर चित्र का अंकन नहीं होता था, ये भी बिल्कुल सही है। इनकी मुद्राओं में गजलक्ष्मी का अंकन होता था, ये भी बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, उपर्युक्त सभी। अब यहां पर थोड़ा सा डिटेल मैं किसके बारे में, सरबपुरी वंश के बारे में बता देता हूं। सरबपुरी वंश, सबसे पहला इसका जो संस्थापक था वो कौन था, सरब राज। सरब राज ने जो है क्या किया, सरबपुर नामक स्थान से अपनी शासन की शुरुआत की। विद्वानों में मतभेद है, बहुत सारे विद्वान संबलपुर उड़ीसा को मानते हैं सरबपुर, और बहुत सारे विद्वान सारंगढ़ के निकट मानते हैं, बहुत सारे विद्वान सिरपुर को सरबपुर मानते हैं। तो इसने किया। सरब राज के बारे में जो जानकारी मिलती है ना, वो कहां से मिलती है, भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से, ठीक है। और याद रखना कि सरब राज ने तांबे के सिक्के जारी किए, जिसमें पहली बार प्राकृत के स्थान पर संस्कृत शब्द का प्रयोग करवाया। तो इसने क्या जारी किया था, तांबा का सिक्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, इसका पुत्र हुआ कौन, नरेंद्र। नरेंद्र के बारे में जो जानकारी मिलती है, पिपरुदुला या पीपरदुला दानपत्र से जानकारी मिलती है, कुरुद ताम्रपत्र से मिलती है, कुरुद ताम्रपत्र, और एक है रवान प्लेट या रावण प्लेट या रावण ताम्रपत्र। यहां से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है किसके बारे में, नरेंद्र के बारे में। नरेंद्र के बारे में एक और बात मैं कहूंगा कि इसके ताम्रपत्रों में खड़गधारा जित भुवय शब्द का प्रयोग हुआ है, खड़गधारा जित भुवय, इस शब्द का प्रयोग हुआ है नरेंद्र के ताम्रपत्र में, जिसका अर्थ होता है तलवार के धार से विश्व को जीतना। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा बात करके गया था ये, लेकिन उतना बड़ा इसका कारनामा रहा नहीं है। किसके बारे में भाई, नरेंद्र के बारे में। नरेंद्र के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं वो कौन हुए हैं, प्रसन्न मात्र हुए हैं। प्रसन्न मात्र, इसकी जानकारी जो होती है मल्हार ताम्रपत्र से होती है। मल्हार ताम्रपत्र का संबंध व्याघ्रराज से है। इसने प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया जो वर्तमान में मल्हार है। निडिला नदी के तट पर बसाया जो वर्तमान में लीलागर नदी है। प्रसन्न मात्र ने सोने और तांबे के सिक्के, सोने और चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें गरुड़, शंख और चक्र का क्या था, अंकन था। सरबपुरी वंश में पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के इसने जारी किए। प्रसन्न मात्र के जो सोने के सिक्के हैं, लगभग 116 सिक्के अभी तक क्या हो चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद जो शासक होते हैं वो होते हैं कौन, दुर्गराज। चौथे नंबर पे याद रखना, दुर्गराज। दुर्गराज के बारे में कहा जाता है कि इसने संभवतः दुर्ग नामक शहर बसाया था और उसी के नाम पर दुर्ग शहर का नाम हुआ है। विष्णु स्वामी ब्राह्मण को इसने भूमि दान दिया था। कौन से ब्राह्मण को, विष्णु स्वामी ब्राह्मण को इसने भूमि दान दिया था। दुर्गराज के बाद आते हैं कौन, सुदेवराज। बहुत इंपॉर्टेंट है सुदेवराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, और व्यापम ने इसमें से भी सवाल बनाया हुआ है, आगे मैं उसको शामिल किया हूं, आप देखेंगे। सुदेवराज की जानकारी पहले याद रखेंगे कहां से मिलती है, कौवाताल से, और कहां से मिलती है, खरियार ताम्रपत्र से, और कहां से मिलती है, आरंग ताम्रपत्र से। कहां से मिलती है, आरंग ताम्रपत्र, यहां से। कौवा ताल में बताया गया है कि इसने इंद्र बल को सर्वाधिक आराधिकृत के पद पर आसीन किया था और खरौद का प्रमुख अध्यक्ष या शासनाध्यक्ष नियुक्त किया था, किसको, इंद्रबल को। खरियार ताम्रपत्र से इसकी एक उपाधि की जानकारी मिलती है जो इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और आरंग ताम्रपत्र में कहा गया है कि भीमसेन द्वितीय ने शक्ति के बल पर प्रमुख कहलाने के उद्देश्य से सिरपुर पर आक्रमण कर दिया था, तो सुदेवराज ने उसे पराजित किया। इसमें व्याघ्रराज ने और प्रवर सेन प्रथम ने या प्रवरराज प्रथम ने इसका क्या किया था, सहयोग किया हुआ था। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्वाधिक ताम्रपत्र, सर्वाधिक ताम्रपत्र या सर्वाधिक अभिलेख इस वंश के जो मिले हैं, 8 अभिलेख किसके मिले हैं, सुदेवराज के मिले हैं। फिर इसके बाद अगला जो शासक होता है कौन होता है, छठे नंबर का, प्रवरराज प्रथम। इसने सिरपुर को राजधानी बनाया, सिरपुर को राजधानी, और सुदेवराज ने सिरपुर नगर को बसाया था। ठीक है, और इसने सिरपुर को क्या बनाया, राजधानी। प्रवरराज प्रथम के बाद आते हैं आपके कौन, प्रवरराज, इस बीच में व्याघ्रराज आएगा, और 8वें नंबर पे याद रखना प्रवरराज सेकंड। प्रवरराज सेकंड को निपटा दिया कौन भाई, इंद्रबल, और इंद्रबल इसको खत्म करके फिर एक नए वंश की नींव डालता है जिसका नाम है पांडुवंश। तो इतनी सारी जानकारियां हैं आपकी किससे रिलेटेड, आपके सरबपुरी वंश से संबंधित। जो इंपॉर्टेंट हो सकता था वो मैंने बता दिया।
कुछ गलती हो गई हो तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, सुधार देंगे उसको। नेक्स्ट, सरबपुरी वंश के शासकों के संबंध में सही नहीं है। ये व्यापम का क्वेश्चन है। व्यापम देखिए यहां से सवाल बनाया है, तो आप पीएससी ले लो या व्यापम ले लो, कुछ भी एग्जाम की तैयारी करो, पढ़ना तो डिटेल से पड़ेगा ही अब आपको। ऑप्शन ए, राजा महासुदेवराज, जिसे हमने सुदेवराज पढ़ा है, के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है। राजा महासुदेवराज प्रसन्न मात्र के पुत्र थे। देखिए प्रसन्न मात्र के पुत्र कैसे हो सकते हैं जी, सुदेवराज कहां पे आ रहे हैं, यहां पे। इससे पहले कौन हुआ है, दुर्गराज हुआ है, उससे पहले कौन हुआ है, प्रसन्न मात्र। तो ये कथन हो सकता है गलत हो आपका। आगे और पढ़ लेते हैं। सरबपुरी वंश के शासकों ने सिरपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, बिल्कुल सिरपुर को राजधानी बनाई थी ना इन्होंने। और सुदेवराज का आरंग पर भी अधिकार था, बिल्कुल अधिकार था। आरंग के जो शासक थे भीमसेन द्वितीय, उसने आक्रमण किया था सुदेवराज पर और सुदेवराज ने उसको पराजित कर दिया था। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, राजा महासुदेवराज प्रसन्न मात्र के पुत्र नहीं थे। नेक्स्ट अगला सवाल है, सरबपुरी शासकों से संबंधित अभिलेखों में कौन सा सुमेलित नहीं है। अब अभिलेख से भी सवाल बने हुए हैं, जैसे कि रवान ताम्रपत्र, मैंने बताया रवान प्लेट या रावण प्लेट किससे संबंधित है, नरेंद्र से, तो ये तो सही है आपका। कुरुद ताम्रपत्र, कुरुद ताम्रपत्र नरेंद्र से संबंधित है। कुरुद ताम्रपत्र किससे संबंधित है, आपके नरेंद्र से, जो कि नरेंद्र के शासन के 24वें वर्ष में जारी किया गया था। और इससे लंबे शासन की क्या मिलती है, उसकी जानकारी मिलती है। संभवतः रजत जयंती को उसने छुआ होगा, ऐसा कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो तो यहीं पे दिख गया कि कुरुद ताम्रपत्र सुदेवराज का नहीं, किसका है, नरेंद्र का। एरन अभिलेख से सरबराज की जानकारी मिलती है और मल्हार ताम्रपत्र से व्याघ्रराज की जानकारी मिलती है, साथ में प्रसन्न मात्र की जानकारी मिलती है और याद रखना जयराज की भी जानकारी मिलती है। तो मल्हार ताम्रपत्र वास्तव में किसका है, व्याघ्रराज का। इससे जयराज, दुर्गराज और आपके प्रसन्न मात्र, इनकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन कहता है, नल वंश में संपूर्ण राज्य को मंडल कहा जाता था। मंडल छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त थे और मंडल का अधिकारी सामंत होता था। इसमें से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, उपर्युक्त सभी, इसके तीनों के तीनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट अगला, द्रोण सिंह किस वंश के राजकीय शिल्पी थे। बताइए भाई, द्रोण सिंह किस वंश के राजकीय शिल्पी थे। ऑप्शन ए, राजर्षि तुल्य वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश और नल वंश। इसका सही उत्तर होगा सरबपुरी वंश। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सरबपुरी वंश के राजकीय शिल्पी थे कौन, द्रोण सिंह। याद रखिएगा, द्रोण सिंह के अलावा अंचल सिंह और श्रीदत्त, दो नाम और बता रहा हूं, अंचल सिंह और श्रीदत्त, ये दोनों भी सरबपुरी वंश के क्या थे, राजकीय शिल्पी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहला, मल्हार ताम्रपत्र का संबंध मैकल के सोमवंश से है। दूसरा, इस ताम्रपत्र में सूरबल का नाम उदीर्ण वैर उत्कीर्ण है। इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताना है कि जैसे मल्हार ताम्रपत्र का संबंध मैकल के सोमवंश से है, बिल्कुल सही कथन है। और इस ताम्रपत्र में सूरबल का नाम उदीर्ण वैर उत्कीर्ण होता है, यह भी बिल्कुल सही कथन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर का जो सवाल है इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, उचित संबंध जोड़िए, सही जोड़ी मिलाओ भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको डाला हूं मैं। जैसे कि सरबराज, सरबराज के बारे में कहा जाता है क्या, कि ये संस्थापक था किसका, शरबपुरी वंश का। महेंद्र के बारे में कहा जाता है कि ये समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। नरेंद्र के बारे में कहा जाता है ताम्रपत्र सील में जित भुवय, खड़ग धारा जित भुवय बताया था, ठीक। और प्रसन्न मात्र जो है इसकी पेटिका शीर्ष लिपि, इसके सिक्कों में जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वो पेटिका शीर्ष लिपि। आपका मल्हार ताम्रपत्र का जो प्रयोग किया गया है, पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, सरबपुरी वंश में और पांडु वंश में जो लिपि का प्रयोग होता था, एक होता था पेटिका और एक होता था कीलाक्षर। इन दो लिपियों का प्रयोग होता था। पेटिका का प्रयोग होते थे ताम्रपत्र लेखन में और कीलाक्षर का प्रयोग होता था शिलालेख के लेखन में। किसके लेखन में, शिलालेख के लेखन में प्रयोग होता था। नेक्स्ट अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे पांडुवंशी शासक अपने आप को कोसलाधिपति या सकल कोसलाधिपति कहते थे, बिल्कुल सही है।
पांडुवंशियों को सोमवंशी भी कहा जाता था, हाँ बिल्कुल सोमवंशी थे ये भी। तीसरा, पांडुवंश के शासक तिवरदेव का राजिम प्लेट 1785 में प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, पांडुवंश के बारे में जानकारी सबसे पहले हमें तब हुई जब 1785 में तिवरदेव का राजिम प्लेट हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। महाशिव तिवरदेव सबसे प्रमुख क्या है, इस वंश के शासकों में से एक है। इसके काल को पांडुवंश का उत्कर्ष काल कहा जाता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको पांडुवंश से रिलेटेड, खासकर तिवरदेव से रिलेटेड मैं बताना चाहूंगा, यदि आप चाहेंगे तो। और चौथा कथन क्या है भाई, भरत बल का विवाह लोक प्रकाशा से हुआ था जो गुप्त वंश की पुत्री थी। इन कथनों पर विचार करना है। तो ऊपर के तीनों कथन तो आपके क्या है, एकदम सही है। चौथा कथन इसलिए गलत है क्योंकि भरत बल का जो विवाह लोक प्रकाशा से हुआ था वो गुप्त वंश की पुत्री नहीं थी, संभवतः मैकल के पांडु वंश की थी। ठीक है, तो 1, 2 और 3 इसके क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं डिटेल इसका नहीं बता रहा हूं। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, इनकी जानकारी सिरपुर से प्राप्त ताम्रपत्रों से होती है। ठीक है। दूसरा, इसके मल्हार व बोंडा से भी ताम्रपत्र मिले हैं। तीसरा, बालपुर से केसरी लेख युक्त सिक्का प्राप्त हुआ है जिसमें वृषभ और त्रिशूल का अंकन है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। किसके बारे में चल रही है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में चल रही है। सबसे पहली इनकी जानकारी जो होती है प्राप्त, वो होती है सिरपुर शिलालेख से प्राप्त होती है, लक्ष्मण मंदिर के प्रांगण से जो प्राप्त हुआ है। और दूसरा, सिरपुर में 27 ताम्रपत्रों की निधि प्राप्त हुई है जिससे हमें इनके बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और उन 27 ताम्रपत्रों का अध्ययन जो है रमेंद्रनाथ मिश्र और विष्णु सिंह ठाकुर ने किया हुआ है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इनका मल्हार व बोंडा से भी क्या मिलता है भाई, ताम्रपत्र मिलता है, यह भी एकदम सही कथन है। बालपुर से जो है एक केसरी लेख युक्त सिक्का प्राप्त हुआ जिसमें वृषभ और त्रिशूल का अंकन है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि ये शैव धर्मावलंबी थे और इनके पूर्वज जो थे वो वैष्णव धर्मावलंबी थे। ठीक है, तो तीसरा कथन भी सही है और लोचन प्रसाद पांडे ने इन सिक्कों की क्या की है, खोज की है। तो 1, 2 और 3 उपर्युक्त सभी कथन इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, यह दक्षिणाभिमुख मंदिर है। दूसरा, इस मंदिर की दीवारों पर कृष्ण लीला व कंस वध का चित्रण है। इसके प्रमुख शिल्पकार केदारनाथ थे और इसकी प्रशस्ति रचना कवि ईशान ने की थी। इसमें से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। क्या चारों कथन सही हैं या इनमें से कोई कथन गलत है? तो चलिए विचार करते हैं कि यह दक्षिणाभिमुख मंदिर है, इसी को याद रखना, यह पूर्वाभिमुख मंदिर है। कैसा मंदिर है, पूर्वाभिमुख मंदिर है, दक्षिणाभिमुख मंदिर नहीं है। बाकी सभी कथन इसके क्या है, सही है। इस मंदिर की दीवारों पर कृष्ण लीला व कंस का वध का चित्रण है, बिल्कुल सही है। इसके प्रमुख शिल्पकार केदारनाथ थे, बिल्कुल सही है। और इसकी प्रशस्ति रचना कवि ईशान ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2, 3 और 4 इसके क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जो मंदिर बना है ना, वो नागर शैली में बना है। मंदिर की जो शैली है वो कौन सी शैली में है, नागर शैली में है। ये जो मंदिर है वो नागर शैली में है। और इस मंदिर का जो दीवार है ना, दीवार वो बना है पंचरथ शैली में। कौन सी शैली में बना है, पंचरथ शैली में बना हुआ है। इतनी सारी जानकारी साथ में याद रखना। बालार्जुन के दरबार में जो अन्य कवि थे वो कौन कौन थे, पूछे तो बता देना। चिंता तुरांग और भास्कर भट्ट। पिछले साल सवाल मेरे ख्याल से पूछा था, उसके और पिछले साल पूछा था, प्री में पूछा था। चिंता तुरांग, भास्कर भट्ट, कवि ईशान, ये सब इनके दरबारी कवि थे, किसके, बालार्जुन के। और जो आपके शिल्पकार थे वो कौन थे, केदार। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, किसका, 37वें नंबर सवाल का। अंतिम सवाल है 38वें नंबर का सवाल, निम्न में से कौन से मंदिर पांडु वंश में बने हैं। सबसे पहला है गंधेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव, अंडल देव मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। गंधेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ है, पूछे तो क्या बताओगे, सिरपुर में है। दूसरा, सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ है, पूछे तो बताएंगे पलारी बलौदा बाजार में है। तीसरा, अंडल देव मंदिर कहाँ है, पूछे तो बताएंगे खरौद जांजगीर चांपा में है। चौथा, लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ है, पूछे तो क्या बताओगे, ये भी खरौद में है, ईशान देव के द्वारा बनवाया गया था। रत्नदेव तृतीय के काल में पंडित गंगाधर ब्राह्मण के द्वारा इसका क्या करवाया गया, जीर्णोद्धार करवाया गया। और लास्ट है 5वां, लक्ष्मण मंदिर, ये तो सिरपुर में है भाई, ये तो पांडुवंश में बना ही है।
लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। तो दिए गए ऑप्शन में, ऑप्शन तो मैच नहीं खा रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। इसका जो होगा ना सभी के सभी जो है वो किसमें है, आपके पांडुवंश के काल में निर्मित मंदिर है। तो ये 38 सवाल है, आपका दूसरा लेक्चर था किसका, छत्तीसगढ़ के इतिहास का। वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और अब से रेगुलर जो है वीडियो मैं डालता जाऊंगा यूट्यूब में। छत्तीसगढ़ विषय से संबंधित जो भी जानकारी होगी आप कमेंट में पूछ दीजिएगा।